Assalamualaikum, it's Warda Ali. Welcome to Psychic Learners Academy by Bia Baloch. Now we are starting our lesson 39, Teaching for Self-Regulation, Creativity and Tolerance Part 3. वायलेंस जो है जो स्कूल्स में होता था जिसके और जो बाकी फैक्टर्स हैं उन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की अटेंशन को डाइवर्ट किया कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट फोकस करे कि किस तरह कंपैशन और टॉलरेंस जो है उसे इनकरेज किया जाता है या स्कूल्स में डेवलप किया जाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने सक्सेसफुली इन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया कि दैट लीड टू एन एब्सेंस ऑफ कंपैशन एंड टॉलरेंस इन स्कूल्स, जिससे उन्हें पता चला कि कंपैशन और टॉलरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एब्सेंट है स्कूल्स में एंड ब्रीड वायलेंस इन स्कूल्स एंड सोसाइटी। मतलब जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने उन्होंने ऐसे फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए जिसकी वजह से स्कूल्स में कंपैशन और टॉलरेंस जो है वो एब्सेंट था। वो फैक्टर्स जो कि कंपैशन और टॉलरेंस के एब्सेंट होने की वजह थे उनमें इमोशनल पैथोलॉजी ऑफ स्टूडेंट्स आता है, इजी एक्सेस टू वेपन्स, लैक ऑफ सर्विलियंस और सुपरविजन इन स्कूल्स, वायलेंस डिपिक्टेड इन द मीडिया और वायलेंस डिपिक्टेड इन द वीडियो गेम्स। ये सारी वजूहात थी जिनकी वजह से कंपैशन और टॉलरेंस जो है वो एब्सेंट था स्कूल्स में। यानी कि एक तो इमोशनल पैथोलॉजी जो स्टूडेंट्स की थी उसकी वजह से कंपैशन और टॉलरेंस एब्सेंट था। जो इजी एक्सेस था वेपन्स तक, जैसे कि आजकल टॉयज़ जो हैं वो वेपन्स की फॉर्म में बनते हैं, तो उनका जो इजी एक्सेस था स्टूडेंट्स का इजी एक्सेस वेपन्स के लिए, उसमें कंपैशन और टॉलरेंस एब्सेंट होता था। सुपरविज़न जो है वो स्कूल्स में नहीं की जाती थी या कम होती थी उसकी वजह से। और जैसे कि मीडिया में वायलेंस जो है शो किया जाता है और वीडियो गेम्स में वायलेंस शो किया जाता है, वो सब वजूहात थी कंपैशन और टॉलरेंस की एब्सेंस। फिर ये रिलेशन शो किया गया, डायरेक्ट रिलेशनशिप शो किया गया, जो मीडिया वायलेंस शो करता है और जो यंगर जनरेशन अपनी रियल लाइफ में वायलेंस शो करती है, इन दोनों में एक डायरेक्ट रिलेशन शो किया गया। तो एक हाई रिलेशनशिप बना चिल्ड्रंस या स्टूडेंट्स का जो वायलेंट वीडियो गेम्स देखते थे और उनके वायलेंट बिहेवियर में एक बहुत हाई रिलेशनशिप हमें पता चला। तो फिर दो तरीके जो है वो सजेस्ट किए गए, जिसमें पहला तरीका या पहला वे जिसे कह लें, मेथड कह लें, तो वो ये था कि आप एक चेक रखें वायलेंस पर। मतलब एक चेक वायलेंस पर रखना इस तरह कि जो वायलेंट वीडियोज़ हैं उनको जो स्टूडेंट्स देखते हैं उन पर एक चेक रखना। और एक और वे है जिससे वायलेंस को कंट्रोल किया जा सकता है या अवॉइड किया जा सकता है स्कूल्स में, तो वो ये है कि स्टूडेंट्स को टीच किया जाए कि कंपैशन और टॉलरेंस कितने इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने फिर अपना जो व्यू है कंपैशन और टॉलरेंस का, वो मतलब उन्होंने ये व्यू दिया कि कंपैशन और टॉलरेंस को स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए। उन्होंने ये फ़ील किया कि कंपैशन और टॉलरेंस जो हैं वो करैक्टर एजुकेशन से आते हैं। करैक्टर एजुकेशन यानी कि एक स्टूडेंट के अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज़ को बिल्ड अप करना, वो क्वालिटीज़ जिनमें ऑनेस्टी, विजडम, काइंडनेस टू अदर्स और सेल्फ डिसिप्लिन आता है। और इन सब को अचीव करना एक स्टूडेंट में, ठीक है। तो कुछ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने ये बिलीव किया कि स्टूडेंट्स को मॉरल रीजनिंग पढ़ानी चाहिए। उनको इससे रेलिवेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, नॉलेज है, एम्पैथी है और फीलिंग्स फॉर अदर्स है, सेल्फ रिस्पेक्ट, काइंडनेस है, सपोर्टिव बिहेवियर, डेमोक्रेटिव एटीट्यूड्स, ये सब उनको पढ़ाना चाहिए। इससे ज़्यादा दिस इज़ ऑल द मोर रेलिवेंट टू पाकिस्तानी स्कूल एजुकेशन सीन, जिसमें सबसे पहले आता है जिक्सॉ। तो जिक्सॉ एक डायरेक्ट मेथड है जो कि कुछ साइकोलॉजिस्ट ने डेवलप किया, ठीक है। जिक्सॉ एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कोऑपरेशन डेवलप करते हैं, यानी कि टॉलरेंस डेवलप करते हैं एक डाइवर्स क्लासरूम सिचुएशन में, जहां हर स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल है दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाता है वो कोई एक लेसन, ठीक है। तो हर स्टूडेंट जो है वो कोऑपरेट कर रहा है दूसरे क्लासमेट के साथ जिसका डिफरेंट बैकग्राउंड्स भी हैं, और वो एक दूसरे के साथ पढ़ने के लिए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो इस वे में स्टूडेंट्स जो हैं वो एक कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ प्रॉब्लम को फेस करते हैं, जो कि एक सिंप्लीफाइड वर्कशीट नहीं है। वो पढ़ते हैं बाय डूइंग एंड टीचिंग अदर्स,
ठीक है, वो पढ़ते हैं काम करके और पढ़ा कर। स्टूडेंट्स जो हैं पोजीशंस लेते हैं और उसके लिए वो आर्ग्यू भी करते हैं, वो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस इनकाउंटर करते हैं, मतलब सेम इंफॉर्मेशन है मगर हर बच्चा डिफरेंटली उसे रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ग्राफ्स, डेटाबेस, मैप्स और इंटरव्यूज़ और इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से लेकर। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज, हर स्टूडेंट का डिफरेंट सोर्स है, वो इन्फॉर्मेशन लेता है। स्टूडेंट्स का एक अच्छा चांस है लर्न करने का, और हाउ टू डू लाइब्रेरीज रिसर्च बाय एक्चुअली डूइंग इट, कि वो उनको उनकी एक लाइब्रेरी एक्टिविटी भी हो रही है कि लाइब्रेरी रिसर्च कैसे की जाती है, क्योंकि वो हर दूसरे स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज से मटेरियल लेकर। सेकंड आती है टेक्निक रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग। रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग में स्मॉल ग्रुप आता है, मतलब इसमें एक स्मॉल ग्रुप होता है 3 से 4 स्टूडेंट्स का, जो रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछते हैं एक लेसन के बारे में, और इससे वो एक ही टाइम पर पढ़ते भी हैं, लर्न भी करते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करते हैं। इसमें कोई स्पेशल मटेरियल या टेस्टिंग प्रोसीजर नहीं चाहिए होता। जब एक टीचर लेसन दे देता है तो स्टूडेंट जो हैं वो पेयर्स में या ट्रेड्स में काम करते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछते हैं मटेरियल के बारे में, और टीचर जो है वो क्वेश्चन स्टेम्स, देन स्टूडेंट्स आर टॉट हाउ टू डिवेलप स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऑन द लेसन। टीचर जो है वो कुछ क्वेश्चंस उन्हें स्टेम क्वेश्चंस जिसे कहते हैं, या एक एग्जाम्पलरी क्वेश्चंस उनको देता है, जिससे स्टूडेंट को पता चलता है कि क्या क्वेश्चन उसने पूछना है लेसन मटेरियल के बारे में। जेनेरिक क्वेश्चन स्टेम्स को यूज़ करके उन्होंने कौन सा क्वेश्चन पूछना है, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चंस बनाते हैं, फिर क्वेश्चंस पूछते हैं, उसको आंसर करते हैं। तो ये प्रोसेस काफ़ी इफ़ेक्टिव प्रूव हुआ एज़ कम्पेयर टू जो ट्रेडिशनल डिस्कशन ग्रुप्स थे, क्योंकि इसमें जो है वो डीपर थिंकिंग अबाउट द मटेरियल जो है वो इनकरेज की जाती है, कि इसमें जो है वो बच्चा एक लेसन को देखकर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनाता है, फिर उसको पूछता है, आंसर करता है। तो ये जो है वो ट्रेडिशनल डिस्कशन ग्रुप से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था कि ये डीपर थिंकिंग को इनकरेज करता है। उसके बाद आती है जो टेक्निक, वो है स्क्रिप्टेड कोऑपरेशन। ठीक है, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं हर टास्क में, जैसे कि रीडिंग किसी भी टेक्स्ट को रीड करना, मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, राइटिंग ड्राफ्ट्स को एडिट करना। रीडिंग में फॉर एग्जांपल दोनों पार्टनर्स जो हैं वो एक पैसेज रीड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पढ़ लें तो जैसे हमारे डायलॉग्स हुआ करते थे, तो हम क्लासरूम्स में जो डायलॉग्स में जो डिफरेंट करेक्टर्स होते थे, हम वही क्लासरूम में वो करेक्टर्स बिल्ड अप करते थे और इस तरह हम वो पैसेज रीड आउट करते थे। तो दोनों इसी में इसकी एग्जांपल आती है कि दोनों पार्टनर्स एक पैसेज रीड आउट करते हैं और फिर एक स्टूडेंट ओरल समरी देता है और दूसरा पार्टनर जो है वो उस समरी पर कमेंट करता है, कोई भी ओमिशन और एरर नहीं करता। और जो नेक्स्ट पार्टनर है वो फिर उसके साथ काम करता है, इलेबोरेट करता है इंफॉर्मेशन को, यानी कि एसोसिएशंस बनाता है, इमेजेस, मैनीमोनिक्स, टाइज टू और जो प्रीवियस वर्क हुआ उससे कनेक्ट करता है, एग्जाम्पल्स देता है, एनालॉजीज़ यूज़ करता है। तो पार्टनर्स जो हैं वो अपने रोल्स स्विच आउट करते हैं, एक दूसरे को पास आउट करते हैं। समराइज़र, कोई समराइज़र होता है तो कोई लिसनर होता है, कोई रीड आउट करता है, और इसी तरह जो हर बच्चे की टर्न आती है और फिर वो असाइनमेंट को फिनिश कर देते हैं। तो स्क्रिप्टेड कोऑपरेशन में ये चीज़ आती है। नेक्स्ट टेक्निक आती है कन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन। रिसर्च ये शो करती है कि अगर स्टूडेंट जो हैं वो अपने स्कूल्स को ऐसी प्लेस लें, मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रिसर्च जो है वो ये शो करती है कि स्टूडेंट्स अगर ये देखते हैं अपने स्कूल को एक ऐसी जगह जहाँ पर हर स्टूडेंट डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्करेज्ड होते हैं। तो हाउएवर जब वो पर्सनल इम्प्रूवमेंट देखते हैं तो वो रिस्पेक्ट फ़ील करते हैं, वो फ़ील करते हैं कि वो अपने टीचर्स से सपोर्ट हो रहे हैं, टीचर्स उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है बाय देयर टीचर्स। स्टूडेंट्स इनकरेज होते हैं, वो प्रिपेयर होते हैं कि वो कोऑपरेट करें दूसरों के साथ, वो एक ग्रुप की फॉर्म में, कम्युनिटी की फॉर्म में काम करें। तो हर ग्रुप जो है वो कन्फ्लिक्ट में एक्सपीरियंस कन्फ्लिक्ट, सो
इज़ इट विद इन क्लासरूम एंड विद इन स्कूल्स। हर ग्रुप जो है वो फिर कन्फ्लिक्ट उसमें आता है, और क्लासरूम के अंदर भी आता है और स्कूल्स के अंदर भी। जब डिफरेंट ग्रुप्स बनते हैं तो दूसरे ग्रुप्स के साथ आपका कन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट 5 वेज़ बताते हैं इस कन्फ्लिक्ट से डील करने में। तो पहला जो वे है वो है स्टूडेंट्स जो हैं वो जॉइंटली कन्फ्लिक्ट को डिफ़ाइन करें, मतलब एक दूसरे के साथ मिल के कन्फ्लिक्ट को डिफ़ाइन करें और उस पर्सन को सेपरेट कर दें प्रॉब्लम से एंड द एक्शंस इन जो कि जो कि इन्वॉल्व है, ठीक है। मतलब जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको सेपरेट कर दें। विन लूज़ की जो थिंकिंग है उसको अवॉइड करें, और दोनों पार्टीज़ जो हैं उनके जो गोल्स हैं उन्हें क्लियर रखें, ठीक है। सेकंड वे उन्होंने ये दिया कि पोजीशंस को और इंटरेस्ट को एक्सचेंज किया जाए। जैसे कि एक ही स्टूडेंट को वो पोजीशन ना दी जाए, हर स्टूडेंट की वो बारी आए, ठीक है। तो उसका भी इंटरेस्ट देखा जाए और एक टेंटेटिव प्रपोज़ल को प्रेजेंट किया जाए। मतलब कि ऐसा प्रपोज़ल जो फ़िक्स ना हो, यानी कि अगर एक स्टूडेंट ने दे दिया है उस ग्रुप में तो दूसरा ना दे सके, ऐसा ना हो। टेंटेटिव प्रपोज़ल हो। एक केस बनाएं, ठीक है। दूसरे पर्सन को सुने, उसके प्रपोज़ल को सुने, उसकी फीलिंग्स को सुने और फ्लेक्सिबल रहें, कोऑपरेटिव रहें। थर्ड मेथड के रिवर्स पर्सपेक्टिव्स हों, ठीक है, कि आप दूसरे के पर्सपेक्टिव्स भी देखें। हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी आप देखें। रिवर्स रोल्स हों और आर्ग्यू फॉर दैट पर्सपेक्टिव। उस आर्ग्यू की वजह क्या है, उसके लिए उसको पर्सपेक्टिव की वजह क्या है, उसकी आर्ग्यूमेंट भी आप करें, ठीक है। फोर्थ मेथड के इन्वेंट एटलीस्ट 3 एग्रीमेंट्स, ठीक है, एग्रीमेंट्स। इन्वेंट एटलीस्ट 3 एग्रीमेंट्स दैट अलाउ म्यूचुअल गेन। मतलब 3 एग्रीमेंट्स ऐसे, एटलीस्ट 3 जो हैं एग्रीमेंट्स ऐसे आप बनाएं जो म्यूचुअल गेन जो है उसको अलाउ करें। ब्रेनस्टॉर्म करें, गोल्स पर फोकस रखें, क्रिएटिवली सोचें और ये देखें कि हर किसी को पावर मिल रही है कि वो सॉल्यूशंस को इन्वेंट करे। और फिफ्थ मेथड था कि आप एक इंटीग्रेटिव एग्रीमेंट पर पहुँचें, यानी कि आप ये श्योर करें कि बोथ सेट्स ऑफ गोल्स आर मेट, कि क्या दोनों तरफ से गोल्स मेट हो रहे हैं। अगर कोई फेल हो रहा है, या फ्लिप अ कॉइन, टेक टर्न और कॉल इन अ थर्ड पार्टी अ मेडिएटर, ठीक है। यानी कि अगर कोई एक चीज़ फ़ेल हो जाती है तो आप फ्लिप ऑफ कॉइन करें, लाइक आप दूसरी साइड ले लें, आप किसी और की टर्न दे दें, आप किसी थर्ड पार्टी को यूज़ कर लें, आप कोई मेडिएटर ले आएँ, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर ये 5 वेज़ को यूज़ किया जाए और कन्फ्लिक्ट को आप कंट्रोल कर लें तो उनके एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के व्यू के अकॉर्डिंग एक कम्युनिटी इस्टेब्लिश हो सकती है स्टूडेंट्स की, और कन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व किया जा सकता है बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स, कि आप अगर इन स्टेप्स को फॉलो करें। रिकॉग्नाइज़ करें और रिस्पेक्ट करें हर किसी के राइट को, ठीक है। आप वायलेंस को किसी भी फॉर्म में एक्सेप्ट ना करें। आप क्लियरली वायलेंस को डिफ़ाइन करें स्टूडेंट्स के लिए और बाकियों के लिए भी। आप स्ट्रेटजीज़ और प्रोग्राम्स जो है वो पुट करें जो रॉन्ग एक्शंस या ऑपरेशंस हो रहे हैं उनकी करेक्शन के लिए। अगर आप ये सारी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं तो रिसर्च ये शो करती है कि आपको काफ़ी हेल्प होती है लर्निंग कम्युनिटी को क्रिएट करने में। मतलब एक क्लास और एक स्कूल में अगर आप ये सारी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं तो आपकी जो लर्निंग कम्युनिटी है वो क्रिएट हो सकती है, जो कि आपकी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करती है और आपके अंदर टॉलरेंस लेकर आती है।